नमस्कार। प्रयास आईएएस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे मेंटर और डायरेक्टर डॉक्टर सुशील सर से उनके अनुभवों और लाइफ के बारे में। सर, आपको पढ़ाते हुए 23 साल हो गए हैं और आपकी जो ये सफ़र की शुरुआत थी ये इलाहाबाद से हुई थी। तो अपने उस सफ़र के बारे में हमें बताइए। इलाहाबाद में कैसा था जीवन, अपने संघर्षों के बारे में कुछ बताइए। असल में संघर्ष स्टूडेंट लाइफ में तो मुझे लगता है सभी के पास ही होता है। और संघर्ष एक ऐसा शब्द है जो बिन मांगे सबको मिली रहती है, यानी मुराद सभी की पूरी करता है। संघर्ष आता ज़रूर है। और कहानी बहुत लंबी ना बता के शॉर्ट में बताएं तो उन दौरान हम लोग जब बीएससी करते थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे, तो तभी हम सेकेंड ईयर वगैरह के टाइम में दिमाग में आ गया था कि सिविल सर्विसेज में जाएंगे। तैयारी हमने शुरू भी कर लिया था ऑलमोस्ट। मुझे याद है कि 1989 में मैं सेकेंड ईयर में था जब, तब बीएससी के, तभी मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी ऐसे नोट्स बनाता था। उधर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होती थी, इधर ये ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते थे। बीएससी हुआ तो मुझे कुछ समय तक ऐसा लगा कि अब तैयारी ही ठीक है। मतलब तैयारी को लेकर मेरी बड़ी रोचकता थी और सिविल सर्विसेज या पीसीएस के अलावा कोई और भी सोच में नहीं आता था। लंबा टाइम निकल गया, संघर्ष करते ऊपर नीचे चलता रहा, कभी ये रिजल्ट कभी वो रिजल्ट, ऐसे मतलब रहा। आफ्टर ऑल दिल्ली भी यात्रा हुई, मैं लखनऊ भी गया बीच में एंथ्रोपोलॉजी वगैरह थोड़ा पढ़ने के चक्कर में। फिर दिल्ली आया, दिल्ली आया, यहाँ आया, देहरादून आया। दिल्ली में रहा मैं 3 साल, 5-6 महीने में लखनऊ में रहा। उसके सारी उम्र उसके पहले सब इलाहाबाद में ही था। तो ऐसा कुछ सच बहुत विस्फोटक कुछ है नहीं पढ़ने पढ़ाने के अलावा। हाँ, एक अच्छा चीज़ ये था कि लिखने उखने का बड़ा शौक़ उन दिनों पैदा हुआ। तो मैं जब 21 बरस का था तब से अखबार में छपने लगा था। तो उम्र 21 बरस थी, यानी लिखने का जो अंदाज़ था वो आ चुका था। और धीरे से फिर इधर आया तो इधर मेरा एक मित्र था, यहीं अफसर था, तो घूमने उमने आते थे। तो फिर ऐसा हुआ कि उसने बोला कि यार जब चिट्ठी इकट्ठी हो जाए तो डाकिया को बांटनी चाहिए। मतलब पढ़ाई लिखाई इकट्ठी हो जाए तो पढ़ाओ, कहाँ, ये भी तो एक काम है। उस समय एज भी ऑलमोस्ट आईएएस का अटेम्प्ट ख़त्म हो गया था। तो फिर कोचिंग में हम लोग आ गए, कोचिंग खोल के पढ़ाया गया। मतलब तो ऐसा सच इस बीच में बहुत पड़ाव हैं, शॉर्ट में यही है ना। सर, इलाहाबाद से आप गए दिल्ली में आपने तैयारी की और कुछ साल छोटे मोटे जो है आप बता रहे थे कुछ काम किए, मेरी आपसे बात हो रही थी। तो इस बीच आपने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग जो है जॉब्स की, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, उन दौरान असल में क्या था कि जब मैं दिल्ली में था तो वो स्ट्रगल का लास्ट टाइम था हमारा। लास्ट टाइम इन द सेंस सिविल सर्विसेज की एज के हिसाब से, अटेम्प्ट के हिसाब से कह रहे हैं, एज भी अटेम्प्ट भी दोनों ले लीजिए। और तो हमने सोचा कि आईएएस ओएएस तो होने रहा है, तो फिर क्या करें। तो फिर दिमाग में आया कि जर्नलिज्म करेंगे, पत्रकारिता करेंगे, टीवी पत्रकारिता। तो असल में ऐसा जब आया तो मैं लोकली एक टीवी चैनल था, वो दिल्ली में ही चलता था, तो उनसे मैंने थोड़ा संपर्क करके ज्वाइन किया। हालांकि मैं एक कॉलेज में मास्टर डिग्री के लिए भी, मास कम्युनिकेशन के लिए भी एडमिशन लिया था, लेकिन मैं उसको ज़रूरी नहीं समझा। मुझे लगा पत्रकारिता के लिए डिग्री एक फॉर्मेलिटी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अंदर पत्रकारिता नहीं है, जैसे हमारे अंदर अगर लेक्चरर नहीं है तो बीएड करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। उसी तरीके से मेरी फीलिंग थी कि अगर पत्रकारिता नहीं है तो आप मास्टर नहीं, कुछ भी कर लीजिए, जर्नलिज्म में क्या होना है उससे। तो हमें लगा कि जर्नलिज्म के सच हमें ज़रूरत नहीं है, हमने जितनी पढ़ाई वढ़ाई की है वो पर्याप्त है। तो हमने छोड़ दिया, उसको किया ही नहीं। बल्कि और जो हमारे साथी थे, आज उसमें कोई सहारा में, कोई कहीं, बाद में जो कुछ दिनों तक तो थे ही ना साथ में, तो आज भी वो मेरे साथ हैं फेसबुक पे। तो वो सब पढ़ लिख के जो करना था वो कर रहे हैं, बट हम छोड़ दिए थे। अब हम चूँकि उनके एज सर्किल के भी नहीं थे, हमारी तो अटेम्प्ट आईएएस वगैरह का निकल गए, उसके बाद ये आया।
तब हमने उस दौरान बड़ा मुझे अच्छा मौके मिले, जैसे कल्लारजी मिश्रा का इंटरव्यू किया मैंने, कल्याण सिंह का इंटरव्यू किया, और किसका किया था, जोगिंदर सिंह का किया, वो सीबीआई के तब निदेशक नहीं थे, वो सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होते हैं, सतर्कता आयोग के जो कमिश्नर होते हैं, उनका इंटरव्यू किया था, शायद डीएस माथुर साहब थे उस समय। तो ऐसे कुछ और भी फॉर्मेलिटीज़ हैं कहीं, मुझे और बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता था। तो मुझे लगा कि यार ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसमें है क्या, मतलब जैसे एक दिमाग में तो आता ही था कि मान लो चलो किसी मुख्यमंत्री से मिल लिए, नेता से मिल लिए, लेकिन अपना क्या हो रहा है इसमें, अपना तो कोई कैरियर ही नहीं है। हमने ले आए क्वेश्चन, वो हमारे यहाँ आलोक यात्री जी एडिटर थे उसी चैनल में, आलोक यात्री जी, सेवाराम यात्री जो गाजियाबाद में रहते थे कवि नगर में, वो बहुत बड़े साहित्यकार हैं सेवाराम यात्री, अभी हाल फिलहाल में उनका निधन हुआ है, उनके पुत्र थे वो आलोक यात्री जी, वो एडिटर थे। तो हम उनसे कहते थे कि भाई ठीक है, हमने इंटरव्यू करके आए, उसका करना क्या है, उन्होंने जो भी सही झूठ बोलना था वो भी बोल दिए, हम भी सवाल वाल पूछ लिए, उसका होना क्या है। तो वो बोलते थे यार तुम किस तरह का पत्रकार हो, हाँ, हमने कहा मैं पत्रकार कहाँ हूँ, मैं तो आप तो इंटरव्यू लेने के लिए आप बुलाते हैं, हमको 500 रुपया दे देते हैं, उस समय दे देते थे, हफ्ते में 2 दिन बुलाते थे, तो 7-8 दिन होता था, 4 और हज़ार ही बन पाते थे। तो वो दौर उस टाइम का था जब मैं थोड़ा पैसे वैसों का भी दिक्कत था और लग रहा था क्या करें क्या करें। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जो मेरा कालखंड था, कहते हैं हर चीज़ अच्छे के लिए होता, उसने मेरे दिमाग में भर दिया कि मुझे पत्रकारिता नहीं करनी है। उतना उतना पीरियड, हालांकि ये अंगेस्ट हो जाएगा कुछ लोगों के, लेकिन फिर भी हमने ट्रेनिंग किया था 3 महीने की, मारवा स्टूडियो में जाके डायरेक्शन प्रोडक्शन। हमने कहा पत्रकारिता नहीं करेंगे तो क्या करें, हमने कहा फिल्म बनाएंगे, टीवी चैनल वैनल खोलेंगे, कुछ ऐसा सोचते थे। लेकिन देखो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना कुछ कुछ चीज़ें आप सोचते रहिए, करते रहिए, होता कुछ और है। और एक दिन मुझे याद है जून 2002 की बात है, या जुलाई, इसी महीने जुलाई का ही है, मैं आया था, मेरा दोस्त यहीं अफसर था, उसने यही बात बोली कि यार क्या इधर उधर भटकते रहते हो, अब तो अटेम्प्ट भी नहीं, इस बार के बाद ख़त्म ही हो रहे हैं, 2002 मेरा आखिरी अटेम्प्ट था, तो तुम क्यों नहीं अपनी चिट्ठी जब इकट्ठी हो जाए तो उसे बांटनी चाहिए। तो हमने कहा राजू चलो छोड़ो, अब चिट्ठी देहरादून से ही बांटते हैं। और वो दिन था कि हमने देहरादून में कोचिंग खोले, और अगर अगस्त, हम इसका 16 अगस्त स्थापना दिवस मनाते हैं जनरली, तो 16 अगस्त अगर आप देखें तो अभी 1 महीना बाकी है, तो पूरे 23 साल होने जा रहे हैं। ये इसकी कहानी है। सर, छात्र जीवन से आप अध्यापन के क्षेत्र में आए, तो आपका कैसा अनुभव था, कैसे थे शुरुआती दिन, क्या आपने सोचा कि आपने सही डिसीजन लिया है, क्या आया दिमाग में? देखिए ये सही है कि समय, जब जैसे आपने जिन उपलब्धियों को आप तात्कालिक परिस्थितियों में पाते हैं, वो आपको ज़्यादा लगते हैं हमेशा। जैसे कोई व्यक्ति है, जब हम लोग यंग थे बहुत, मान लो 27-28 साल के, तब लगता था इंडिपेंडेंट हो गए बड़ा मज़ा आएगा, अपना पैसा होगा, अपने ढंग का, मतलब किसी का कोई नियंत्रण नहीं, कुछ ऐसा एक फीलिंग तो आती ही है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी नियंत्रण में ही ठीक होती है। जैसे माँ बाप जब बोलते हैं या बड़ा भाई जब बोलता है, तो उस समय एक दौर में ऐसा लगता है यार क्या यार टोका टकी करते रहते हैं। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने पैसे कमाने लगते हैं कम ज़्यादा, और शौक वौक अपना जो ही उसी के दायरे में जो कर लेते हैं, तो जब जिम्मेदारी आप समझने लगते हैं, जिम्मेदारी जिसको सही में मायने में अगर समझा जाए, तब आपको कई चीज़ें जो हैं, जो जब कम पड़ती हैं, तब आपको लगता है यार गलत प्रोफेशन में आ गए क्या, इसमें कुछ खास है नहीं, पैसा मिलता नहीं है, आगे कैसे काम होगा, तब वो टर्बुलेंस थोड़ा माइंड में आता है। तो वो आया, मेरे भी दिमाग में आया कि क्या कोचिंग खोल लिया, ऐसी जगह क्यों खोल लिया, लड़के आते नहीं हैं, कम आते हैं, फीस नहीं देते, साल साल भर सोचते रहो कि आप फीस मांगते रहो, मतलब एक आता था उधेड़पन।
लेकिन होता ये है कि जैसे मैंने बोला कि आप एक लिमिट के बाद कुछ कर नहीं सकते, तो आप करते वही रहते हैं, कोसते भी रहते हैं और करते भी रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होता है, एक टाइम आएगा जब आप फिर चेंज आएगा, इसलिए कहते वक्त के साथ मंजिलें बदलती हैं। तो वो टाइम भी आया, वो चेंजेस भी आए, लेकिन ये तो मानव मन है, हमेशा ये मन में तो हर किसी के रहती है कि हम जितना करते हैं उतना पाते नहीं हैं, ये हर किसी के मन में होता है। लेकिन क्या होता है ना कि जो हमारे आसपास की परिस्थितियां होती हैं वो हमसे ज़्यादा करवा के ही कम देने के लिए तैयार रहती है। जैसे हम सोचे कि दिल्ली की तरह भीड़ क्यों नहीं है, इलाहाबाद की तरह क्यों नहीं भीड़ है, बच्चे क्यों नहीं आते ज़्यादा, तो फिर ये हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ बैठे हैं, किन के दायरे में हैं, तब फिर वो वहाँ से रिजल्ट्स आपको मिलेंगे कि नहीं अभी ठीक है। तो बहुत आया होगा मन में, कई बार आया होगा और कभी आगे भी आ सकता है, लेकिन अभी ठीक है मतलब। सर आप एक मल्टी टैलेंटेड आप पर्सनैलिटी हैं, आप लेख लिखते हैं अखबारों में, आपकी किताबें छपी हैं, लेक्चर देते हैं, पढ़ाते हैं आप, तो इन हैट्स में से सबसे ज़्यादा हैट आपको पहननी कौन सी पसंद है? असल में ये तो मैं एक्सीडेंट मानता हूँ इन सारी चीज़ों को। मैं किसी काम तो कुछ करने ही नहीं निकला था, मैं तो सिर्फ आईएएस पीसीएस बनने निकला था। बाकी चीज़ें तो फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट उसके साथ तो जुड़ती चली गई। मैं पत्रकार कभी नहीं बनने निकला था, कुछ देर तक ये भी संभव हुआ। मैं लेखक कोई ऐसा अपने को विद्वान भी नहीं समझता था कि मैं बहुत किताबें लिखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा अफलातून वाला विचार मेरे अंदर आता ही नहीं था। और मैं कभी इस फीलिंग में भी नहीं था कि मुझे लोग बड़े लोकप्रिय समझें, बड़े बौद्धिक समझें, मतलब ये उटपटांग ख्याल हमारे मन में कभी आते नहीं थे। आज भी ये, अब आपने कहा कि आपको कौन सा चीज़ ज़्यादा पसंद है, पसंद तो मुझे टीचिंग ही है। टीचिंग इसलिए पसंद है कि टीचिंग में एक तो भड़ास निकल जाती है ठीक है ना। दूसरा, जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो हम उनको एक ढंग दे सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जो हमने इतने उम्र में अपने अनुभवों से, अपनी पढ़ाई से सीखा। दूसरा, 24 घंटे में हम बहुत खूबसूरत अगर कुछ काम करें, जब हम झूठ नहीं बोलते, तो वो क्लास होता है। क्लास एक ऐसी जगह है जब हम झूठ नहीं बोलते, बाकी जगह भी नहीं बोलते, लेकिन कभी कभी बोल दिया तो भाई वहाँ वो सिचुएशन है, बट क्लास में बिल्कुल नहीं। तो पढ़ाने से एक फ़ायदा ये होता है कि पढ़ाते समय झूठ बोलने का मौका नहीं है, और लगातार अगर आप रोज़ 5-6 घंटे पढ़ा रहे हैं तो झूठ बोलने की आदत आपकी ख़त्म हो जाएगी। संगत का जैसे असर होता है, एक वैचार की अलग किस्म की हो जाती है, और फिर जिनको पढ़ा रहे हैं उनको तैयार होते हुए देखना, उनके रिजल्ट्स को देखना, तो थोड़ा अच्छा मुझे लगता है। ये प्रोफेशन मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है। राइटिंग असल में कोई ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है जो हम सोचते हैं वो कहाँ बताएं, तो सोचते हैं कि चलो अखबार में बताते हैं। तो लिखने का फ़ायदा ये है कि थोड़ी मोड़ी बच्ची भड़ास वहाँ निकल जाती है, और लीडिंग अखबार में मैं लिखता हूँ, ऐसा भी नहीं है, जागरण हो, जनसत्ता हो, तो ठीक ही है। और रिसर्च मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट एक पॉइंट है, हालांकि सबसे बेहतर पॉइंट मेरा टीचिंग ही है, रिसर्च भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि हम खाली क्यों हैं, हम खाली तो हैं ही नहीं, जब भी पाते हैं हम अपने दिमाग के साथ ही रहते हैं, तो खाली तो हम हैं ही नहीं। तो रिसर्च हो, राइटिंग हो, बुक की राइटिंग हो, टीचिंग हो, ये सब उसी के साथ एक प्रकार से एक ही आटे के कई व्यंजन हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी में हमको आते रहे हमारे पास। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सिविल सर्विसेज एक जो है ना मल्टी टास्क है, एक मल्टी डायमेंशनल है, आपको कुछ भी बना सकती है।
लेकिन मुझे कभी इन चीज़ों का कभी कोई गुरूर नहीं है, कभी कोई ऐसा मेरे अंदर भावना नहीं आती कि मैं 1,500 से ज़्यादा मेरे आर्टिकल पब्लिश हैं, किताबें मैंने कई लिखी हैं, सैकड़ों लड़के हमारे पढ़ाए हुए अफसर हैं, हज़ारों को हमने ट्रेंड किया होगा। विदेशों में मुझे बुलाया गया, 4-5 देशों में मैं जा चुका हूँ, इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, नेशनल, हमको तो 56 अवार्ड मिले हैं अगर मेरी गिनती में जो आते हैं। तो कभी, लेकिन हम इनको लेकर के कभी अंदर अपने कुछ पकने नहीं देते। मुझे लगता है एक चीज़ समझ में आती है कि सबसे बेहतर जो होता है ज़िंदगी में, सबसे बेहतर, वो बेहतर व्यक्ति स्वयं जानता है। कार बेहतर होना, मकान बेहतर होना, पैसा बेहतर होना, सुविधा बेहतर होना, हमें लगता है कि व्यक्ति अपना बेहतर अच्छी तरह जानता है। वो तो हम दूसरों का कार, दूसरों का गाड़ी, दूसरों की सुविधा देख करके अपनी भौतिक बेहतर को उससे कम ज़्यादा आंकते हैं, जबकि हकीकत है कि हो सकता है कि मुझे आर्टिकल लिख के प्रसन्नता मिलती हो, हमें किताब लिख के प्रसन्नता मिलती है, हमें, जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित करता हमारा क्लास, हमें पढ़ा करके बहुत प्रसन्नता मिलती है। अब हमको लोग, आप देखेंगे कि आपका चप्पल ठीक नहीं है, आपका जूता ठीक नहीं है, आपका मकान ठीक नहीं है, आपका घर ठीक नहीं, तो हमारी प्रसन्नता तो उसमें थी ही नहीं ना। तो ऐसे सब लोग अपने अपने टास्क में फंसा हुआ है, इसलिए किसी की खुशी हमारी खुशी नहीं है, वो उसी की खुशी है। कोई अपने बच्चे को अचीवर बना करके बहुत खुश होता है, स्वयं को अचीव करके बहुत खुश होता है। सबके अपने अपने टास्क हैं, इसलिए उनकी खुशी, अब उनके यहाँ नाच गाना हो रहा है, आप बारात में जाके देखिए, बहुत लोग नाचते हैं, आपको नाचना देखना भी पसंद नहीं है, वो नाच रहे हैं, आप खड़े होकर देख भी नहीं सकते, क्योंकि आपको जो खुशी उस प्रांगण में है वो अपनी खुशी खोजेंगे। तो इसलिए किसी की खुशी का क्या मायने हैं, क्या मापदंड हैं, वो पर्सनल है। तो इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम क्या क्या करते हैं उसमें कौन सी चीज़, लेकिन ये सही है कि थोड़ी थोड़ी खुशियाँ तो हर जगह से आती हैं, लेकिन अगर चुनाव करना है तो मुझे टीचिंग सबसे ज़्यादा पसंद है। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे टीचिंग में ये रहता है कि मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं इनको तैयार कर रहा हूँ, तो वो जो मेरे अंदर की एक भावना आती है वो मुझे बड़ा मज़ा देती है। हमारे स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि आपको सर क्लास से कभी जल्दी नहीं रहती कि आप घड़ी देखते हो, क्लास से भागने की जल्दी हो, और क्लास से निकल के आप गाड़ी स्टार्ट करके निकल गए हो, ऐसा आपको नहीं रहता। हमने कहा यार तुम लोगों के बीच हमको ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फिर जब तक तुम हो थोड़ा हम भी बने रहते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि हमारी पढ़ाने की 23 साल एज निकल गई, लेकिन हम अभी भी वहीं 23 साल पीछे ही खड़े हैं, उस हिसाब से, उम्र के हिसाब से यंग है, बिल्कुल युवा। हम बच्चों से कह भी देते हैं कि बस आप ही लोगों के इर्द गिर्द हैं, 1-2 साल का डिफरेंस है ना। तो ये सब बड़े अच्छे फायदे हैं उसके। सर, इलाहाबाद में आपने पढ़ाई की, दिल्ली में आपने तैयारी की, पढ़ाया, फिर आप देहरादून में पढ़ा रहे हैं, तो इन तीनों जगह में जो बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके एटीट्यूड में, उनकी सोच में आपको कुछ डिफरेंस दिखता है? डिफरेंस 2 प्रकार के हैं। एक तो कालखंड देख लीजिए, हमारी पढ़ाई के दौर एक अलग, पूरा कालखंड ही अलग है, अब तो एक पीढ़ी का डिफरेंस हो गया। और जगह का डिफरेंस देख लीजिए, तो जो विद्यार्थी है आज का वो कंफर्ट जोन का ज़्यादा है, हम लोगों के जोन का नहीं है कि शाम को उसको सोचना है पैसा नहीं है, सब्जी कहाँ से आएगी, चलो आज जो है चूड़ा है उसको ही खा लेंगे, चलो बाटी चोखा है उधारी खा लेंगे, चलो बिना मसाला का ही कुछ सब्जी वब्जी बना लेंगे। आज के विद्यार्थी के सामने ये चैलेंज नहीं है, वो एक प्रकार से कंफर्ट जोन में है। एक तो ये बेसिक डिफरेंस है हम लोगों के
दौर में, क्योंकि हम लोगों का सबसे ज़्यादा अगर कोई इशू समझ रहे हो तो इकोनॉमिकल बहुत था, मतलब माइंड सेट तो ऐसा इशू नहीं था। आजकल के विद्यार्थी इतने कंफर्ट जोन में होने के बावजूद भी लंबे लक्ष्य नहीं रख पाते, बड़े लक्ष्य नहीं रख पाते, वो हमेशा शॉर्टकट खोजते हैं, जबकि उनका कंफर्ट जोन उनको 2-4 साल देने के लिए बिना मतलब के तैयार है। और जिनके माँ बाप किसान हैं, मजदूर हैं, हम लोग वही ऐसे ही परिवार से आते थे। भाई पिताजी तो किसान ही, ठीक है, खेती बाड़ी थी, कोई ऐसी गांव में दिक्कत नहीं थी, लेकिन आर्थिक दिक्कत तो रहती है। आज भी आप देख लीजिए कि किसानों को आज की तारीख में देख लीजिए 500 रुपये महीना देना पड़ता है सरकार को, तो किसान की हालत तो आज भी नहीं सुधरी है। तो किसान को जो पहले हम लोग थे, हम लोग भी किसान परिवार से थे, नगद नहीं होते थे। गेहूं तो भूसा में भरा हुआ है, जो गांव में भूसौल है उसमें गेहूं के कट्टे भरे हैं, लेकिन नगद नहीं होता था। और काम नगद का होना है। अब नगद चाहिए तो गेहूं बिकेगा, चावल बिकेगा, तब नगद मिलेगा। अब हमारे सामने ही गेहूं चावल से 200 रुपया नगद बिका है, तो वो पैसा लेके आए हैं, तो उसको बेवजह भी नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि इतना होते ही नहीं थे, काम की तो होते ही नहीं, बेवजह क्या खर्च करेंगे। तो जो हम लोगों का एक वातावरण था वो काफ़ी अलग किस्म का था, और आज के बच्चों का जो वातावरण है वो कंफर्ट है। वही पीढ़ियाँ हम ही लोग हैं, चीज़ें हासिल कर लिए, बच्चों को कंफर्ट जोन में डाल दिए। वो 12वीं नहीं करते, उनके पास गाड़ी रहती है, उनके जेब में पैसे रहते, उनके मोबाइल में पैसे रहते हैं। तो उन बच्चों को पढ़ाना, फिर उनको इस बात के लिए तैयार करना कि आपकी लाइफ में जो है ना, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, या नौकरी नहीं मिली, या कोई अपना स्टार्टअप नहीं किया, कोई काम, हमने कहा यार पढ़ तो लो, काम कुछ भी कर लेना। हमने कहा सब्जी भी अगर पढ़ लिख के बेचोगे तो थोड़ा तमीज से बेचोगे। तो अगर उनके अंदर ये टेंडेंसी नहीं आई तो फिर वो ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। और हम लोगों को तो टीचर अगर इतना भी बोल दे कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो घर में क्या है, आज हम नहीं बोल सकते स्टूडेंट को कि पढ़ोगे नहीं तो घर में क्या है। वो बोलेगा 5 दुकानें हैं, 5 बीघा जमीन है, मकान है, आपको क्या मालूम मेरे घर में क्या है। वो इतना कंफर्ट जोन में है। बड़ी सी कार लेके आता है पढ़ने के लिए, घर वाले कार से छोड़ते हैं, थोड़ी सी बूंदाबांदी हो जाए तो कार की लाइन लग जाती है। तो हम उसको इस तरह से इंस्पायर नहीं कर सकते। अब इंस्पायर के फार्मूले भी बदल गए। अब बोलते हैं कि ये गारंटी नहीं है, जो तुमको ये सुविधा मिली है ये गारंटी नहीं है, ये मत समझो कि ये सुविधा मिली रहेगी, इसको लॉन्चिंग पैड बनाओ और यहां से छलांग लगाओ। तो हमको मोटिवेट करने के टीचरों के बड़े सामान्य फार्मूले थे, हमें थोड़े यूनिक फार्मूले खोजने पड़ते हैं, क्योंकि विद्यार्थी कंफर्ट जोन का आता है। लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाते हैं तो करते ही हैं। जिसको करना है वो कर ही रहा है, जिसको नहीं करना है कुछ भी कर लीजिए। तो और रही बात दिल्ली, इलाहाबाद, देहरादून के स्टूडेंट का डिफरेंसेस, तो वैसे बोला कालखंड का और जगह का तो होता ही है, जगह का भी होता है। अब जो इलाहाबाद में मेहनत कर रहे हैं, जो लोग पटना में मेहनत कर रहे हैं, जो दिल्ली में कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देहरादून में नहीं कर रहे हैं, बट उस तरह का वातावरण नहीं है। मोहल्ले में निकलेंगे कोई भी IAS की तैयारी वाला करने वाला नहीं मिलेगा उनको, इलाहाबाद में जाएंगे पूरा मोहल्ले मिलेगा। तो बच्चे थोड़े से माहौल से भी प्रभावित होते हैं, तो वो सब की थोड़ी कमियां हो सकती। सर कोचिंग की बात करें तो कोविड से पहले एक अलग ही कल्चर था कोचिंग का। दिल्ली में मुखर्जी नगर था, वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग हब ही था, लेकिन अब वहाँ से धीरे धीरे कोचिंग सेंटर बाहर जा रहे हैं। वही हाल यहाँ देहरादून में करणपुर का है। तो इस जो कोचिंग कल्चर में आपको चेंज देखते हैं, क्या ये कोचिंग कल्चर फिर से आपको लगता है फलेगा फूलेगा? असल में हमको लगता है कि उन्नति और अवनति का जो सरोकार और संबंध है ना, वो कुछ टाइम के बाद आता है फेज। हम दृढ़ता से एक फार्मूले पे काम नहीं कर सकते। और जैसा कि अभी पीछे हम जवाब भी दे रहे थे, लोगों के टेस्ट बदलते हैं। अब कोचिंगें सामान्य जो है पढ़ाने लिखाने के सेंटर नहीं रहे, ये कॉरपोरेट हो गए। और कॉरपोरेट थ्रू बॉन्डिंग चलता है, ब्रांडिंग से उनकी बॉन्डिंग होती है।
जैसे बहुत सारे पेय पदार्थ हैं, उसमें क्या मिला है डजेंट मैटर, मैटर इज कि उसका प्रचार कितना हुआ है, हाइजीनिक कितना है वो उतना मायने नहीं रखता है। पेप्सी हो, कोका कोला हो, थम्स अप हो या कुछ और भी हो, ये इससे पीने से फायदे क्या हैं इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। लोग बात कर रहे हैं क्या, ब्रांडिंग पे, हर पुल पे कटआउट दिख जाएंगे, होर्डिंग दिख जाएंगे, तो अब इसलिए पेप्सी पी रहे हैं। तो कोचिंग भी क्या है ना, अब एक नॉर्मल पढ़ने लिखने के सेंटर नहीं रहे, कोचिंग कॉरपोरेट हो गए और कोचिंग ब्रांडेड हो गए। जो ब्रांडेड है वही बॉन्डेड कर रहा है, लोगों को बांध रहा है। और ब्रांडिंग के लिए आपको चाहिए पैसा, कॉरपोरेट कहने का मतलब ही है पैसा। तो कोचिंग में दो फेज हैं, जैसे भारत में दो भारत है, एक गांव का भारत है, एक शहर का भारत है। जैसे गरीब का भारत है, एक अमीर का भारत है, एक कमजोर का भारत है, एक मजबूत का भारत है। वैसे कोचिंग में एक तो है जो मास्टर कल्चर के कोचिंग है, सेंटर कल्चर के, जहाँ पर टीचिंग में, पढ़ाई में, मटेरियल में, उनको तैयार करने में ज़्यादा क्वालिटी है बट ब्रांडिंग नहीं है। एक ऐसा जगह है जहाँ पे सिर्फ ब्रांडिंग है, वही पेप्सी को और कोका कोला की तरह है, तो उसके कारण उसको पी रहे हैं। तो ऐसे में हमको ऐसा लगता है कि अब मैं ये इतना भरोसा नहीं दिला सकता हूं कि आप ऐसे करते रहिए अच्छा हो जाएगा। चेंज तो आपको होना पड़ेगा। अगर मैं ये सोचूं या कोई भी सोचे XYZ कि ब्रांडिंग जो कोचिंग कल्चर आया है और जो कॉरपोरेट कल्चर आया है कोचिंग में, वह कभी डैमेज होगा, मैनेज होगा, तब आपकी बारी आएगी, तो ये तो बेवकूफ़ी है, ऐसा होने वाला नहीं है। अब ये चल पड़ा है, लर्निंग जेब में आ गई है, मोबाइल के थ्रू आपके जेब में चलती है पढ़ाई। तो इन सब के बीच में आपको भी बदलना पड़ेगा। आप इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि इंतज़ार के लिए ना एज है ना आपके पास पेशेंस है, तो चेंज करना पड़ेगा। उस चेंज से एक फायदा ये हो सकता है कि कुछ आपको भी मिल सकता है, लेकिन आप पेप्सी कोका कोला की तरह चेंज मत होइए, आप छाछ और लस्सी की तरह चेंज होइए। क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति, उसको खराब होते होते पूरी युग निकल जाता है, और एक खराब व्यक्ति को और खराब होने में सिर्फ चंद लम्हों के फासले होते हैं। तो इसलिए कभी देखे होंगे बड़ी कंपनियों के शेयर मार्केट गिरे तो कहेंगे 100 करोड़ का घाटा हो गया, अगले दिन कहेंगे 150 करोड़ का फायदा हो गया। और एक नॉर्मल आदमी होता है, उसको एक इंक्रीमेंट, सरकारी नौकरी में एक इंक्रीमेंट पाता है तो कहता है कि सैलरी पहले 50,000 थी, अब 54,000 मिलती है। वो कहने में 1 साल लग जाता है उसको। तो अब कोचिंग भी कॉरपोरेट और ब्रांड कल्चर के हो गए, इसलिए एक गैप आ गया, 2 कोचिंग हो गई देश में। एक वो कोचिंग जो पहले की तरह है, एक वो कोचिंग जो अब की तरह है। जो पहले वाले हैं अब की तरह नहीं हो पा रहे हैं, और अब की तरफ वाले तब की तरह हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जाएगा नहीं, इसी के बीच में संघर्ष कम ज्यादा लोगों के चलते रहेंगे। अब कोई तो खत्म ही होता है, विजय माल्या खत्म हो गया, सहारा का हाल देखा, ऐसे बायजू को देख लीजिए, कुछ आते भी रहेंगे, कुछ खत्म भी होते रहेंगे। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि जैसे अगर ह्यूमर और मॉरल किसी भी काम में जिंदा नहीं है, जमीर जिंदा नहीं है, ह्यूमर और मॉरल आपके पास नहीं है, तो आप एम्पायर कितना भी बड़ा कर लीजिए, उसका पतन उसी दिन से शुरू हो जाता है। बस चूंकि बड़ा था इसलिए समझने में देर लगी। तो चाहे कॉरपोरेट कल्चर में कोई कोचिंग चलाए, चाहे एक सिंप्लिसिटी में चलाए, मोरल और ह्यूमर के साथ आपका जो एक इथिकल ग्राउंड्स हैं वो बने रहना जरूरी है। क्योंकि इसमें एक मैन टू मैन इसका ट्रांसफॉर्मेशन कल्चर है। ये हम बच्चों को तैयार करते हैं
तो आपके अंदर अगर ह्यूमर, मॉरल कहाँ से आएगा? जब आप उस सिचुएशंस को कैरी करेंगे। सर चेंज की बात करें तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम आपने खुद दिए हैं, उसके बाद आप अभी पढ़ाते हैं, तो तब के और अब के एग्ज़ाम में, प्री और मेंस एग्ज़ाम में क्या कुछ डिफरेंस दिखता है सवालों में, पैटर्न में, सिलेबस में? चेंज है, सिलेबस में भी चेंज है, सिलेबस में चेंज है, पूछने के तरीके में चेंज है, चेंज ही चेंज है, ऐसा नहीं है। 2011 से तो बिल्कुल चेंज है, फिर 2013 में चेंज है। हमारा सिलेबस तो 1979 का था और फिर उसी में 93 में वही निबंध का पेपर जुड़ा था। जनरल स्टडीज के 2 पेपर थे, एक एसए का पेपर था, हिंदी और इंग्लिश का पेपर था, और 2 ऑप्शनल के 2-2 पेपर होते थे, कुल 9 पेपर होते थे। 9 पेपर आज भी होते हैं, बट जनरल स्टडीज के 4 हो गए 2 के बजाय। ऑप्शनल के 4, जो 2 ऑप्शनल थे, 1 ऑप्शनल हो गया। इससे 1 हम लोग लिखते थे, अब 2 लिखवाते हैं। हालांकि हम लोग 2000 शब्दों में लिखते थे, अब ये लोग 1000 शब्दों में लिख देते हैं। इससे पहले भी ठीक थे, मैं ये नहीं कहूँगा क्वेश्चन में, बस जीएस के क्वेश्चन में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। कुछ सिलेबस में हम लोगों के थे ही नहीं। अब जैसे एथिक्स नहीं हुआ करता था, अब वैसे तो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, इकोलॉजी इन्वायरमेंट हो, या सोशल जस्टिस हो, गवर्नेंस हो, ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये पूछते थे, बट ऐसे लिखते नहीं थे। अब तो सिलेबस में लिख दिया। पहले तो हम लोगों को पढ़ना पड़ता था कम ज़्यादा इसको, बट इंडिकेट नहीं होते थे और क्वेश्चन बड़े लिमिटेड होते थे। अब जैसे स्टैटिस्टिक्स के सवाल आते थे हम लोगों के टाइम में, सेकंड पेपर में शायद थे, अब नहीं पूछता। तो कुछ ऐसे अदल बदल हुआ है। बाकी मेरा ऐसा मानना है कि सिलेबस कुछ भी दे दे यूपीएससी, वो अपना एक पैरामीटर बनाया हुआ कि यूथ कैप्चर थ्योरी कैसे उसको क्रिएट करना है। डिमांड और सप्लाई में जिसमें बैलेंस है यूपीएससी में है, जिसमें बैलेंस नहीं है वो सड़क पे है। पहले भी यही था, अब भी यही है। बात को समझा ले जाना, थोड़ा एक्सपोज रहना, बड़ा रहना, थोड़ा अपने को मैनेज करते रहना, यूपीएससी का जो एक मतलब समझ है, वो चाहे सिलेबस इतने में चाहे इतने में, बात इसकी नहीं है। झाड़ू चाहे हम आधे कमरे लगाएं या पूरे, लगाना तो झाड़ू ही था, नया क्रिएशन तो था नहीं। बट झाड़ू लगाने के ढंग से हम आइडिया लगा लिए थे आधे ही कमरे में कि आपको झाड़ू लगाना आता है। सिंपल सी बात। वो तो ठीक है, इंगेज भी करना है, एजुकेट भी करना है। यूपीएससी क्या करता है? इंगेज भी कर रहा है, एजुकेट। 2 साल सांस मत लेना, पढ़ते रहो। नहीं, 1 साल का तो उसका एग्ज़ाम प्रोसेस, हमारे टाइम में 1.5 साल होते थे। अब तो फरवरी में, अभी भी 1.25 साल है। देखिए फरवरी में वैकेंसी, 14 जनवरी को वैकेंसी निकालेगा और यही मई में रिजल्ट देगा। अब देखिएगा, अभी भी चलता है 1.25 साल, 1.5 साल तो मान ही लीजिए। तो जिसका परीक्षा का प्रोसेस ही 1.25 साल का हो, तो 2-2.5 साल इंगेज कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। और बड़ा पद दे रहा है, हुनर दे रहा है, नामचीन हो रहे हैं, पैसा पा रहे हैं, सुविधा पा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, तो थोड़े से संघर्ष भी सही। सर आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो ऐसी कोई गलती देखते हैं जो वो दोहराते हों और वो अगर उसको सुधार लें तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा? रोज़ करते हैं वो, रोज़ करते हैं, रोज़ बताते हैं उनको। ये मान बैठे हैं कि कुछ लोग 10-20 बार में सुधारेंगे, कुछ 1-2 बार में सुधारेंगे, बस उसी हिसाब से उनकी गलती रिपीट होती रहती। एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप देखिए, पढ़ाई कठिन नहीं है, कंपटीशन कठिन है। पढ़ाई तब तो एसी भी है, पंखा भी है, बुक एक साथ ला सकते हैं, कमरा है, आपका स्टडी रूम है, घर ही में है। पढ़ाई कठिन नहीं है। अब अगर कठिन है तो कंपटीशन। और स्टूडेंट को जो गलती नहीं करना चाहिए, वो गलती ये नहीं करना चाहिए, पढ़ाई को बताना आना चाहिए। पढ़ाई क्या करेंगे आप? बताना आना चाहिए। आप में एक चेंज जो लाया, वो चेंज दूसरा देखना चाहता है, कैसे दिखाएंगे? जैसे एक दुकानदार कपड़ा बेचता है, सारे कपड़े बेचता है, लेकिन दर्जी के पास तो उसको भी जाना पड़ता है अपनी शर्ट बनवाने के लिए। तो वो कटिंग आनी चाहिए, वो फिटिंग आनी चाहिए, और वो प्रेजेंटेशन से संभव है। और यही प्रेजेंटेशन यूपीएससी तक जब पहुंचा ले जाते हैं आधा, तो सफल हो जाता है आदमी। यही सुधार के लिए हम लोग बोलते रहते हैं। बाकी पढ़ाई तो कर ही रहे हैं आप। पढ़ाई आज नहीं होगी, शाम को हो जाएगी, फिर से पढ़ लीजिए, हो जाएगी। प्रेजेंटेशन क्या है? अपनी बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।